699 which is about एटिलेक्टेसिस, प्लूरल एफ्यूजन और न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट पेज पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ज्यादा टेस्ट होती हैं। उससे पहले लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स कि लंग्स की जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं भाई। लंग्स की जो एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी, हम क्या देख रहे होते हैं। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द चेस्ट, कि वो कोई चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। फॉर हमारे पर्पजेस के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई चेस्ट की एक्सपेंशन दोनों साइड इक्वली हो रही है, कम ज्यादा तो नहीं हो रही। ठीक है। दूसरा, बाद में हम क्या कर रहे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज परकशन। परकशन क्या होता है, बेसिकली हम टेप कर रहे होते हैं लंग्स की पूरी सील्स को, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली ये जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर क्या भरी हुई है, एयर। तो हमें परकशन नोट्स किस तरह सुनाई देते हैं, रेजोनेंट। अगर इस चेस्ट कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोट्स क्या हो गए, डल हो गए। फ्लूइड फ्लूइड कब जमा होगा, जब ब्लड हो, जब एफ्यूजन हो, जब पानी में भी वाटर हो, कुछ भी हो सकता है ना। पल्मोनरी एडिमा है, हीमोथोरेक्स हो सकता है, इवन नमूनिया हो सकती है। उसकी कंसोलिडेशन भी हमें किस तरह से सुनाई देती है, डल। डल का क्या मकसद है भाई, पहले ऐसे आवाज बज रही है ना, अब ऐसे लगेगा कि कैविटी किसी चीज से भरी हुई है। सही है। अगर ये नोट्स, इसमें एयर ज्यादा जमा हो जाए तो उसको हम नोट्स को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज हाइपर रेजोनेंट। यानी अब पहले कम हवा थी, टिश्यू भी था थोड़ा बहुत, अब तो बहुत ज्यादा हवा है और टिश्यू तो कोलेप्स ही कर चुका है। तो हाइपर रेजोनेंट हमें कब सुनाई देता है, कोई बताएगा। एयर कब जमा हो जाएगी, न्यूमोथोरेक्स के अंदर, एयर इन द थोरेसिक कैविटी। तीसरी एक बात आती है विच इज नोन एज फ्रेमिटस। ठीक है भाई, या फर्मिटस है, यस फ्रेमिटस है। ठीक है भाई। फ्रेमिटस क्या चीज है, आप क्या करते हो जब ऐसे कान से ऑस्कल्टेशन करते हो या हाथ से पेशेंट के ऐसे ऐसे चेस्ट पे ऐसे हाथ रखते हो, पेल्पेट करते हो, पेशेंट को बोलते हो आप क्या करो, बोलो 999 करके देखो, 999। एक वाइब्रेशन फील हो रही है, सही है, हल्की सी वाइब्रेशन है। ये एक लिमिटेड वाइब्रेशन होती है। ये क्यों है, क्योंकि जब आप सांस ले रहे हो, लंग्स, ट्रेकिया, फिर लंग्स, फिर वहां से वो वाइब्रेशन जा रही है एयर से पास होती हुई चेस्ट कैविटी पर, जो आपको फील हो रही है। ये फ्रेमिटस कब कम होगी, कब ज्यादा होगी, कोई बताएगा। देखो जो साउंड वाइब्रेशन है ना, वो एयर में हमें पता है कम ट्रांसफर ट्रांसफर होती है, लेकिन अगर उसको कोई मीडियम मिल जाए, वैक्यूम में वो कम ट्रांसफर होती है, एयर में कम होगी। अगर उसको कोई मीडियम मिल जाए तो वो ज्यादा ट्रांसफर होती है। तो फ्रेमिटस कम होती है जब एयर भर जाए प्लूरल कैविटी में, जैसे कि न्यूमोथोरेक्स में, जैसे कि एटिलेक्टेसिस में। और ये बढ़ी हुई कब मिलेगी आपको, फ्रेमिटस सिर्फ एक ही जगह पे बढ़ी हुई मिलती है, that is known as what, कंसोलिडेशन इन नमूनिया। व्हाट इज कंसोलिडेशन, जब एक टिश्यू का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहां पे थोड़ा बहुत फ्लूइड, थोड़ी बहुत फिब्रोब्लास्ट और ये सब चीजें आ जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। सिर्फ कंसोलिडेशन में वोकल फ्रेमिटस बढ़े हुए होते हैं, बाकी सब में कम होता है। बच्चों ये बात देखो कितनी आसान है, वरना रट्टा। हाइपर रेजोनेंट रेजोनेंट किसमें होता है, प्रेमिटस कम किसमें, हम रट्टा लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें बात समझ आ जाए तो कितनी आसान है। वोकल फ्रेमिटस कब बड़ी होगी, जब मीडियम मिल जाएगा, यानी नमूनिया। दूसरा कब होगा बताओ चलो, पल्मोनरी एडिमा में भी थोड़ी सी बड़ी हुई होगी। सबसे ज्यादा किसमें होगी, नमूनिया के अंदर। और ब्रेथ साउंड जब आप सुनेंगे ऐसे लगा के कान ऐसे, तो नॉर्मली आपको ब्रेथ साउंड सुनाई देंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि भाई ऐसे लंबी सांस लो। लेकिन कब बंद हो जाएंगे, जब वहां पे कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी। ब्रेथ साउंड तो सब में बंद होंगे, भले वो कंसोलिडेशन हो, भले वो क्या नाम है, क्या हो, भले वो कोई इफ्यूजन हो, कुछ भी हो, ब्रेथ साउंड बंद ही होंगे। यस डॉक्टर सोबिया, हीमोथोरेक्स में भी ये कम हो सकती है और बढ़ सकती है फ्रेमिटस। बट फ्रेमिटस को हम ज्यादातर किस में याद करते हैं भाई, आपकी जो इरफान मसूद है वो याद करती है कि ये बढ़ी हुई होगी किसमें,
नमूनिया के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर। ये समझ में आ गया। अब आप बात आती है ट्रेकियल डेविएशन की। बच्चों ये याद रखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ट्रेकियल डेविएशन क्या चीज है भाई? आपको पता है ये लेरिंग्स होती है, फिर यहाँ से ट्रेकिया सेंट्रली प्लेस होती है, जैसे ये माइक पड़ी हुई है चेस्ट चेस्ट में ऐसे अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम है, दोनों तरफ उसको पुश कर रही है। अब मजहर हमें बताएगा, ये मेरी राइट लंग है, दिस इज द लेफ्ट लंग। सही है। अब क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि राइट लंग ऐसे कोलेप्स कर गई। किस में कोलेप्स करती है? एटीलेक्टेसिस में। तो ट्रेकिया किस तरफ जाएगी? लेफ्ट तरफ जाएगी या जिस तरफ कोलेप्स हुआ है उस तरफ जाएगी? जिस तरफ कोलेप्स हुआ है ना, वहां पे वॉल्यूम खत्म हो गया, तो क्या होगा? ट्रेकिया उस तरफ जाएगी। तो हमेशा याद रखना है, एटीलेक्टेसिस यानी कोलेप्स ऑफ द लंग्स की तरफ ही ट्रेकिया जाता है, उसकी तरफ ही हार्ट और जो मेजर वेसल्स हैं उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। समझ आ गई? चलो, मदर अभी हमें बताएगा। ये राइट है, ये लेफ्ट है, कैमरा में असल में शायद उल्टे हैं ये। ठीक है भाई। अब क्या हुआ है मदर, इसी राइट तरफ एयर जमा हो गई है, न्यूमोथोरिक्स डेवलप हो गया प्लूरा में, इस तरफ प्रेशर बढ़ गया एयर की वजह से, या यहाँ पे क्या हुआ है, प्लूरल फ्लूइड जमा हो गया है। अब बताओ ये ट्रेकिया इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी? लेफ्ट तरफ जाएगी। अपोजिट तरफ वो एयर, वो प्रेशर, वो फ्लूइड धकेलेगा। तो ट्रेकियल डेविएशन, मीडिया एक्सटर्नल डेविएशन हमेशा अपोजिट तरफ होती है, जिस साइड क्या हो, फ्लूइड हो या एयर जमा हो जाए। तो याद रहेगी अब ये बातें। तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारी पहली टॉपिक, विच इज नोन एज व्हाट, एटीलेक्टेसिस ऑफ द लंग्स। इसके एंड में हम लोग एक्सरे करेंगे। एटीलेक्ट ये तीनों कर लें, फिर मैं आपको एक्सरे कराऊंगा, अभी नहीं, पहले ये तीनों सीख लें। एटीलेक्टेसिस क्या चीज है? एटीलेक्टेसिस इज एन अदर वर्ड ऑफ द कोलेप्स ऑफ द लंग्स। अब इसके टाइप्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं चार पांच टाइप्स कैसे हो सकते हैं। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। बुक आपने नहीं खोलना होता, बुक खोलना सिर्फ मेरा हक है। सही है। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का क्या मतलब है मदर? कि कोई भी एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन हुई। भाई ये जो है वो आपने ऊपर ट्रेकिया को ही बंद कर दिया, नीचे एयर थोड़ी देर बाद जो ऑक्सीजन होगी वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, अब क्या करेगी? अल्टीमेटली लंग्स कोलेप्स करेगी। एग्जांपल बताओ ऑब्स्ट्रक्शन के, चलो शाबाश। सबसे ज्यादा सीओपीडी अस्थमा वाले पेशेंट में क्या होगा? म्यूकस प्लग। उसका वो देखा था प्लग सिस्टिक फिब्रोसिस वाले का, कैसे गुच्छे की तरह था। तो उनमें क्या होती है? एटीलेक्टेसिस। दूसरा किसके वजह से हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन? कोई फॉरेन बॉडी इनहेलेशन, वो बच्चे वाला एटीलेक्टेसिस मिल रही थी। तीसरा इनर मसला क्या होता है? सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, एनआरडीएस में हो रही थी एटीलेक्टेसिस। चौथा ये हो सकता है कि बाहर से कोई चीज लंग्स को दबाए और वो उनकी कोलेप्स करा ले, जैसे हमने क्या पढ़ा, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन, एडिमा जो थी वो, फ्लूइड जमा हो गया है। दूसरा क्या हो सकता है? न्यूमोथोरेक्स, बाहर से एयर आके एटीलेक्टेसिस करा रही है। तीसरा क्या हो सकता है? फिब्रोसिस हो और वो लंग्स क्या हो जाए, ऐसे कंट्रैक्ट हो जाए बिल्कुल, उसकी वजह से एटीलेक्टेसिस हो सकती है। चौथा जो है वो किसकी वजह से हो सकता है? चौथा ये हो सकता है, और वो मोर कॉमन है इन सबसे ज्यादा, ट्यूमर, फॉरेन बॉडी इनहेलेशन, एनआरडीएस आप इतनी कॉमनली नहीं सुनते हो। मुझे सर्जरी के स्टूडेंट बताएं, फोर्थ और फाइनल ईयर वाले, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स? कोई बताएगा? सर्जरी का बच्चा, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर वाले भी बहुत बैठे हुए हैं। डायरेक्ट सोविया नमूनिया तो नहीं होती। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, भले वो कोई भी हो। शाबाश डॉक्टर फैजान, दिस इज व्हाट, एटीलेक्टेसिस। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में सबसे ज्यादा जो पहला फीवर होता है ना, विद इन 24 to 72 आवर्स, दैट डेवलप्स ड्यू टू एटीलेक्टेसिस। थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? माइल्ड फीवर डेवलप हो जाता है, और डिस्निया होती है और चेस्ट पेन होता है। क्यों? सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, यही होता है। क्यों? अब बताओ, चलो दूसरा जवाब, क्यों?
क्या हुआ है, किसी भी कोई सर्जरी हुई है, मिसाल है देयर इज अ पेशेंट हु हैड एन हर्निया रिपेयर वन डे अगो। अब वो क्या करेगा, एक तो ईटीटी पास हुई थी, उसको एनेस्थीसिया दिया गया था मदर, तो क्या होगा, इतनी सारी सिक्रेशंस अंदर चली जाएंगी। दूसरा क्या होगा, यस सोबिया, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि वो एनेस्थीसिया के बाद बहुत देर तक किसमें रहता है, सिडेशन में रहता है, तो उसकी वेंटिलेशन कम हो जाती है। तीसरा क्या, जब वो होश में आया तो वो क्या करेगा, वो जो सीक्रेशन ड्यूरिंग ईटीटी पास हुई थी, सब हुआ था, अब ये दर्द की वजह से क्या करेगा, उसको खांसी भी आएगी ना, तो वो बहुत स्लोली कफ करेगा। उसकी रेस्पिरेटरी वो भी इतनी ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता पेशेंट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पेन किलर की सिडेशन और दर्द की वजह से। आपको पेट में शदीद दर्द हो, आप क्या करोगे, ऐसे लंबी सांस लोगे, बोलोगे खैर है, थोड़ी थोड़ी ले रहा हूं, चल रहा है काम ना। तो ये होता है, दिस इज वाई एटिलेक्टेसिस इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन पोस्ट सर्जरी। सही है, समझ आ गया। क्या ट्रीटमेंट होता है, आप कभी हॉस्पिटल में जाओ, जना में कोई गया है सर्जिकल वार्ड्स में, उनके पास ना एक ऐसा एक छोटा सा डिवाइस होता है। डिवाइस क्या, वो एक खिलौने की तरह होता है। वो कंटिन्यूअसली उसमें क्या करते हैं, ऐसे हवा आपको लग रहा होगा भर रहे हैं, और वो बाल उसके ऊपर हो रहे होते हैं। दैट इज नोन एज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट व्हाट, एटिलेक्टेसिस इन पोस्ट सर्जिकल। तो दिस वाज ऑल अबाउट किसके, एटिलेक्टेसिस के। मेरे ख्याल से हमने बहुत इसको डिस्कस कर लिया। अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको दोबारा समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। भाई देखें, ये मैंने ये क्लबिंग इसी वजह से रखी थी कि मैं शायद ये पढ़ाऊंगा, बट हम इधर आ गए। देखें भाई, कुछ भी ऐसा हो रहा है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से क्या हुआ, लंग्स का कोलेप्स हो गया उस सेगमेंट का। यहाँ तो क्या हुआ, एफ्यूजन हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है नॉर्मल टिश्यू को। ठीक है भाई, ये भी समझ आ गया। प्लूरल इफ्यूजन है, कोई ट्यूमर है। यहाँ तो थर्ड क्या हो रही है, फिब्रोसिस, स्कारिंग हो रही है, तो कॉन्ट्रेक्शन। एडहेसिव में क्या है, वो जो क्या हो गया, सरफेक्टेंट कम हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव एटिलेक्टेसिस, यानी क्या हुआ है, प्लूरा आपस में चिपका हुआ है। ठीक है, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है भाई, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज, कब से सुन रहे हो प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, व्हाट इज दिस। डॉक्टर मजहर हमें बताएगा। सोचें, क्या चीज है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल मतलब प्लूरा, लंग्स की जो लाइनिंग होती है वो, उसके अंदर इफ्यूजन मतलब फ्लूइड का जमा हो जाना। तो प्लूरल इफ्यूजन मतलब लंग्स की जो कवरिंग्स हैं, जिनको हम प्लूरा बोलते हैं, उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाए, तो दैट इज नोन एज व्हाट, प्लूरल इफ्यूजन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। शाबाश जावेद हुसैन। देखें भाई, लंग्स के अंदर कब फ्लूइड जमा होता है, उसको समझने से पहले मैं आप चाहूंगा आपको दो चीजें जरूर पता हो। मजहर प्लीज गौर से सुनिएगा, आप दोनों की वजह से बता रहा हूं। व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड व्हाट इज ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक तो प्रोटीन का होता है, हाइड्रोस्टेटिक क्या होता है। चलें, अब आप गौर से सुनिएगा, ये आपकी वजह से बता रहा हूं। देखें, हमारी बॉडी में आपने कभी सोचा है कि भाई टिश्यूज के गिर्द जब पहले क्या होती है, आर्टरी, फिर आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी, फिर वेन्यूल्स, फिर वीन। आपने कभी सोचा है ऐसा क्या होता है कि आर्टरी से फ्लूइड निकलता है, टिश्यू की तरफ जाता है, फिर टिश्यू से रीअब्सॉर्ब होके वीन में जाता है, ऐसा क्या चीज है। ये यही हाइड्रोस्टेटिक एंड ऑनकोटिक प्रेशर होता है, जो कि आपके वेसल्स में फ्लूइड को बना के रखता है और बाहर जाता है, फिर वापस ले लेता है। कैसे, भाई देखो, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या चीज है, एक ये कैविटी है ना, फॉर सपोज ये आर्टरी है, इसके अंदर वो प्रेशर जो कंटिन्यूअसली फ्लूइड को बाहर आर्टरी से निकालना चाहे, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और वो क्यों होता है, वो सिंपली इस आर्टीरियोल के प्रेशर की वजह से होता है, फ्लूइड के वॉल्यूम की वजह से होता है। समझ आ गई।
अब ऑनकोटिक प्रेशर क्या चीज है? ऑनकोटिक प्रेशर वो प्रेशर है कि इसी आर्टरी के अंदर वो प्रेशर जो कि टिश्यू से वापस फ्लूइड उस आर्टरी या वीन में खींचना चाहे, दैट इज नोन एज व्हाट? ऑनकोटिक प्रेशर। मदर समझ आ रही है? ऑनकोटिक प्रेशर कहाँ कौन देता है? ये ऐसी क्या चीज है जो ऑनकोटिक प्रेशर देती है? दैट इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन नोन एज एल्ब्यूमिन। वो उसके पास ये ताकत होती है कि वो ऑनकोटिक प्रेशर देगी, टिश्यू से फ्लूइड को खींच के वीन्स में लाएगी। समझ आ गई बात? ये समझ आ गया। तो अब आप मुझे बताएं, जब जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो क्या एडिमा डेवलप नहीं होगी? होगी ना, कि फ्लूइड क्या होगा, यहां से बाहर पुश होगा। जब जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो क्या एडिमा डेवलप नहीं होगी? होगी, क्योंकि देखो ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ तो वापस जो फ्लूइड टिश्यू से लाता है वो कौन लाता है? ऑनकोटिक प्रेशर। तो वो क्या होगा? वो भी एडिमा होगी। तो जो भी कॉजेज जो कि लंग्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ाते हैं या ऑनकोटिक प्रेशर को कम करते हैं, वो क्या करा सकते हैं? प्लूरल इफ्यूजन या इवन पल्मोनरी एडिमा। वो क्या कॉजेज है? ऑनकोटिक प्रेशर कब कम होता है मदर? जब एल्ब्यूमिन कम हो। एल्ब्यूमिन कब कम होती है? लिवर डिजीजेस में, लिवर बनाता है। सिवियर मेल न्यूट्रिशन में प्रोटीन कम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक पढ़ेंगे, उसके अंदर यूरिन में प्रोटीन लॉस होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लंग्स के अंदर स्पेसिफिकली कब बढ़ा हुआ होगा बच्चों? ये तो बताना है आपने। जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो फ्लूइड क्या होता था? वो जो पल्मोनरी एडिमा हो रही थी, फ्लूइड वेसल्स में जमा हो रहा था ना, वो लीक आउट कर रहा था ना प्लूरा के अंदर। तो वो क्यों हो रहा था? बिकॉज इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये जो फ्लूइड जो प्रेशर के कम या ज्यादा होने की वजह से हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है, दैट इज नोन एज ट्रांसयूडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। इसके अंदर मेम्ब्रेन में कोई मसला है? नहीं, मेम्ब्रेन में तो हमने कोई मसला नहीं पढ़ा। हमने तो पढ़ा है कि यहाँ प्रेशर कम हो रहा है, एक दूसरा ज्यादा हो रहा है तो तब हो रहा है। प्लूरा बिल्कुल ठीक, मेम्ब्रेन बिल्कुल वेसल्स की ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज ट्रांसयूडेटिव। ये बच्चों को नहीं आता, मैं अभी से बता रहा हूँ। अब एक्सुडेटिव फ्लूइड क्या है? भाई कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर मजहर रिजवान क्या होता है, इस मेम्ब्रेन का डिफेक्ट हो जाता है, जो एंडोथीलियल लेयर है। अब क्या होगा, उस डिफेक्ट की वजह से ये कब होता है? सेकेंडरी टू इन्फ्लामेशन होता है। वेसल की एंडोथीलियल सेल्स के बीच में ऐसे लीकेज हो रही होती है फ्लूइड की। तो वो फ्लूइड जो कि लीकेज की वजह से हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सुडेटिव फ्लूइड। अब आप मुझे बताएंगे, मैं बोल रहा हूं कि मेरे प्लाज्मा का वैल्यू है 10, प्रोटीन का वैल्यू 10, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, समझ आ गई? मेरे प्लाज्मा में है 10। मैंने जब अपना प्लूरल इफ्यूजन निकाला, उसके अंदर प्रोटीन है 3 या 2। तो ये क्या हो सकता है? ट्रांसयूडेटिव है या एक्सुडेटिव है? एक्सुडेटिव है, शाबाश। और दूसरा फ्लूइड मैंने निकाला, उसके अंदर प्रोटीन का रेशियो है 6 या 7। तो ये क्या है? ट्रांसयूडेटिव है, एक्सुडेटिव है? ये एक्सुडेटिव है ना। वो सवाल पूरा तो सुन लिया करे ना। ये एक्सुडेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू, जब हम देखते हैं रेशो किसका? हमारे प्लाज्मा का। 10 प्लाज्मा में है, तो जब भी आधे से ज्यादा उस फ्लूइड में प्रोटीन होगी तो दिस इज योर क्राइटेरिया कि ये फ्लूइड क्या है? एक्सुडेटिव है। क्यों ऐसे हो रहा है? प्रोटीन उसमें ज्यादा क्यों है, उसमें कम क्यों है? क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन का डिफेक्ट हो रहा है, फ्लूइड फ्रीली उधर जा रहा है। वाइल ट्रांसयूडेटिव में बहुत ज्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत प्रोटीन लीक आउट करेंगी फ्लूइड के साथ। तो 0.5 से रेशो कम होता है इन ट्रांसयूडेटिव, और एक्सुडेटिव में 0.5 से ज्यादा होता है। मैंने एग्जांपल देके समझाया। 10 है प्लाज्मा तो लाजमी है कि 5 से ऊपर होना चाहिए, तभी जब हम रेशो निकालेंगे तो 0.5 से ऊपर होगा। यही आता है अगर आप एलडीएच को कंपेयर करो तो भी यही है। दिस इज नोन एज आपका कौन सा? ट्रांसयूडेटिव एंड एक्सुडेटिव फ्लूइड। और
ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया, दिस इज नोन एज लाइट्स क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स जरूर याद रखें ये। सही है। एक्सुडेटिव के कॉजेज बताओ, क्यों हो रहा है? इन्फ्लामेशन की वजह से। कॉजेज क्या? नमूनिया, इंजरी, कुछ भी ऐसा हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। सही है, एप्सिस फॉर्म हो रही है। तो एक्सुडेटिव वाला किसके सेकेंडरी है? इन्फेक्शन वाला फ्लूइड है, तो जरूर उसको हम निकालते हैं। निकालते कैसे हैं? थोरेकोसेंटेसिस के थ्रू। याद है? समझ आ गई ये बात? तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सुडेटिव एंड ट्रांसुडेटिव और आपके प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। अब अच्छे बच्चे भाई, सर हम हमें तो ना भूल जाते हैं कि ये एक्सुडेटिव वाज पस पस वाला फ्लूइड है ना, ये इन्फेक्शन वाला फ्लूइड है, हम भूल जाते हैं सर, फिर भी हमें मसला है। तो भाई एक्सुडेट का मतलब क्या होता है? जब आपको ऐसे वर्ड आता है एक्सुडेट, एक्सुडेट इज समथिंग पस वाला फ्लूइड, वाइल ट्रांसुडेट मतलब जो ट्रांस मेम्ब्रेन फ्लूइड होता है। ऐसे तो याद होगा अब। ठीक है भाई, तो अब आप लोग इस टॉपिक को रीड दे दें। द रीजन बिहाइंड नॉट डूइंग एक्सरेज मैं बाद में कराता हूं। एक सिर्फ आखिरी चीज, कभी कभी ये फ्लूइड एक वर्ड लिखा हुआ है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। आपके पास एक पेशेंट है, मदर, 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको क्या हुए? रिप फ्रैक्चर्स हुए आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अभी तो वो बिल्कुल स्टेबल है, बट आफ्टर 2 to 3 डेज उसकी चेस्ट के अंदर प्लूरल इफ्यूजन जमा होना शुरू हो गया। जब आपने उसका क्या किया? जब आपने उसका थोरेकोसेंटेसिस की, फ्लूइड निकाला, तो आप जब वो फ्लूइड निकाल रहे थे तो वो किस कलर का था? मिल्की वाइट कलर का था फ्लूइड। ठीक है भाई। और जब आपने उसकी क्या की, उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या चीज कितनी है, तो यू आर फाइंडिंग इंक्रीज लाइपेज लेवल ऑन दैट फ्लूइड, इंक्रीज लिपिड लेवल इन दैट फ्लूइड। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? शाबाश डॉक्टर सोबिया, आपने नहीं सुना, इन्होंने पढ़ा हुआ है तो जवाब भी दे दिया। दूसरे भी दे दे चले। फैजान, दिस इज नोन एज एक्सुडेटिव तो है, शाबाश, लेकिन दिस इज काइलोथोरिक्स। काइलोथोरिक्स क्या है? आपको एक स्ट्रक्चर याद है? अब चलो पिक्चर देखो। एक मैंने पिक्चर रखी हुई है, मैं बताता हूं। एक थोरेसिक कैविटी की डक्ट्स की पिक्चर रखी हुई है। आ गई? एक इंपॉर्टेंट चीज है विच इज नोन एज व्हाट? दिस थोरेसिक डक्ट। वो क्या कर रही होती है? ये वाली, ये जो जा रही है, ये पूरी बॉडी से लिम्फ फ्लो लेके जाती है और कहा? मेजर वेन में। कहा चली जाती है? मेजर वेन में दाखिल हो जाती है। सही है। थोरेसिक डक्ट का यही काम होता है ना, कि पूरी लेफ्ट साइड की बॉडी और डायाफ्राम से पूरी नीचे बॉडी को क्या करती है? जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो एक ही डक्ट उठा के वीन में डालती है। दैट इज नोन एज दिस थोरेसिक डक्ट। मगर ये कहां से एंटर होती थी? एओर्टा वाली जगह से, यानी T for 12। सही है भाई। अब देखो वो डायाफ्राम से एंटर हो रही है, तो ये कहां पे एंटर हो रही है? चेस्ट कैविटी में। कभी कभी क्या होता है? ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, जो ड्यूरिंग चेस्ट ट्रॉमा, इसका रप्चर हो जाता है। इसका रप्चर हो गया तो क्या होगा? प्लूरल इफ्यूजन। और वो कौन सा प्लूरल इफ्यूजन होगा? लिम्फेटिक फ्लूइड वाला। और वो व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, उसको जब हम देखते हैं तो उसमें फेट कंटेंट बढ़ा हुआ होता है, तो देट इज नोन एज काइलोथोरिक्स, चाइलोथोरिक्स, जो भी आप पढ़ो। समझ में आ गया? तो दिस वाज ऑल अबाउट आपके प्लूरल इफ्यूजन के। अभी आप लोग इसको रीड दे दें तो फिर हम पढ़ लेते हैं। एक्सुडेटिव फ्लूइड में एक और इंपॉर्टेंट कॉज है, दैट इज मेलिग्नेंसी। ये जरूर आपको पता हो। मेलिग्नेंसी, टीबी का इन्फेक्शन, क्रोनिक टीबी वाले भी प्लूरल इफ्यूजन की तरह आते हैं। सही है, ये जरूर पता हो। अक्यूट इन्फेक्शन में तो नमूनिया आपको मैंने बता दिया था। अब आप लोग रीड दे दें पेज नंबर 699 को। We have a 75-year-old patient of chronic left ventricular hypertrophy and left ventricular heart failure presented in the OPD with the complaint of what? With the complaint of shortness of breath, dyspnea, trachypnea and orthopnea. जब वो सो रहा है तो उसको क्या हो रही है? सांस में मसला हो रहा है। चेस्ट एक्सरे शोज कि क्या है भाई? बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन है, बायलेटरल प्लूरल एडिमा है। दिस फ्लूइड इज मोस्ट लाइकली ट्रांसुडेटिव या एक्सुडेटिव।
देखें, जब सवाल आता है ना तो फिर और कंफ्यूज हो जाता है इंसान। आप बोलेंगे ये तो सवाल ही गलत है, हम ऐसे बोलते हैं ना जब समझ नहीं पाते हैं तो। चले भाई बताएं, दिस इज ट्रांजिटेटिव और एक्जुडेटिव। जूम में से भी जवाब दे सकते हैं। शाबाश, थर्ड ईयर वाले बच्चों ने जवाब दे दिया, हालांकि उन्होंने अभी तक हार्ट फेलियर और ये सब चीजें नहीं पढ़ी। तो देखो ये हार्ट फेलियर का पेशेंट था ना, so this is what? This is transutative. Chale, we have a 15-year-old boy presented in the OPD with a complaint of what? Fever since high-grade fever since 3 days, pleuritic chest pain, dyspnea, or chest X-ray shows what? Right-sided consolidation along with pleural effusion. So this fluid will be most likely कौन सा होगा ये? एक्सुडेटिव होगा। सही है भाई। क्यों इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, नमूनिया की कर रहा हूँ। चले, एक चीज बस मैंने नहीं बताई, दोबारा मैं बता रहा हूँ और आखिरी बार बता रहा हूँ। एटीलेक्टेसिस में क्या होगा? ट्रेकियल डेविएशन क्या होगी? सेम साइड होगी। राइट साइडेड है तो सेम साइड होगी। ब्रेथ साउंड आपको कम सुनाई देंगे। परकशन नोड आपको क्या सुनाई देंगे? डल सुनाई देंगे। शाबाश। और दूसरा क्या? बस मेरे ख्याल से यही है। वाइल इन प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा? अपोजिट साइड वो होगी। ठीक है। हाँ हाँ, अपोजिट साइड में क्या होगी? आपकी डेविएशन होगी और ब्रेथ साउंड आपको वही डल सुनाई देंगे। सही है, ये अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अभी हम मूव कर रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन के टॉपिक पे। बट लेट मी जस्ट चेंज माय माइक, उसकी चार्जिंग खत्म हो गई। चले, आवाज सबको ठीक आ रही है? ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज न्यूमोथोरेक्स। न्यूमो मतलब क्या है? एयर, एंड थोरेक्स मींस इनटू द थोरेसिक कैविटी। अब न्यूमोथोरेक्स का क्या मतलब है कि हमारी जो प्लूरा है, हमने क्या पढ़ा था, वो एक नेगेटिव प्रेशर करके रखती है और उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो ऐसे ओपन करके रखती है अप टू द लंग्स को। और ये एक इनक्लोज कैविटी है। अब कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा हो कि लंग्स के अंदर कुछ रप्चर हो जाए और एयर क्या करे, लीक आउट हो जाए उस प्लूरल कैविटी में, तो भी वो किस में चली जाएगी? पूरे प्लूरा में और थोरेक्स में। या फिर बाहर से कोई मदर ट्रामा हो जो कि क्या करे, एयर को अंदर जाने दे, तो देट इज नोन एज व्हाट? न्यूमोथोरेक्स। अब होगा क्या न्यूमोथोरेक्स के अंदर? एक तो उस साइड की चेस्ट कैविटी में क्या भर जाएगी? एयर। दूसरा क्या होगा? वो जो लंग होगी उस एयर की वजह से और नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाने की वजह से क्या होगा? मजा है, कोलेप्स कर जाएगी एटीलेक्टेसिस की तरह। समझ आ गई दो बातें? तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, चलो मैं बताता हूं। अ 30-year-old male presented in the OPD with the complaint of what? Sudden onset dyspnea, right-sided chest pain, and shortness of breath, increased respiratory rate। किसके ये सारी कंप्लेंट्स लेके आया है? कहाँ पे? ओपीडी के अंदर, ईआर के अंदर। ओपीडी में क्यों आएगा? सही है भाई। अब you are seeing this patient is tall, young, with long arms and legs। सही है। पेशेंट को जल्दी से आपने ऑक्सीजन थेरेपी दी है। जब आप उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उस राइट साइड पे जब आपने परकस किया तो आपको नोट क्या मिले हैं? हाइपर रेजोनेंट, डिक्रीज ब्रेथ साउंड, ये सब मिला। और पेशेंट इज गिविंग लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ व्हाट? स्मोकिंग। So what is the most likely diagnosis? I would aim there is no tracheal deviation, no mediastinal deviation, blood pressure is normal of this patient. This is known as what? आपको ये समझना है इसके अंदर, this is known as primary spontaneous pneumothorax, not tension pneumothorax। आपके पास एक और पेशेंट आया है, उसकी जो है वो लड़ाई हो गई थी और किसी ने ना उसको कोई तेज धार आले से, चाकू से, छुरी से यहाँ पे मार दिया, राइट साइडेड चेस्ट। He started developing dyspnea, everything। आपने सेम वही परकस किया, हाइपर रेजोनेंट ब्रेथ साउंड कम। जब आपने चेस्ट एक्सरे किया, क्या हुआ है? ट्रेकियल और मीडियास्टिनल डेविएशन है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। पेशेंट इज हैविंग व्हाट? हाइपोटेंशन। तो दिस इज नोन एज व्हाट? टेंशन न्यूमोथोरेक्स।
अब आपको एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक क्या समझना है कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स और टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या फर्क है और ये क्यों फर्क आ रहा है। सही है मदर। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जो पहला केस मैंने बताया, इट वाज अ टिपिकल केस ऑफ व्हाट, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, जो कि किन में होता है, टॉल यंग पेशेंट्स के अंदर होता है। अब टॉल क्यों सर? क्योंकि उनकी जो चेस्ट कैविटी है ना, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो प्लूरा को एक स्ट्रेच मिल जाता है, लंग टिश्यू को एक स्ट्रेच मिल जाता है, तो देट इज मोर प्रोन टू फॉर्मिंग व्हाट, सब प्लूरल ब्लेब। सब प्लूरल ब्लेब क्या है सर? देखें, जैसे क्या हुआ, ये एक नॉर्मल लंग टिश्यू है, उसकी कोई भी एक ये जगह वाली, मिसाल के तौर पे क्या हुई, टिश्यू वीक हो गया या थोड़ा सा स्ट्रेच आ गई वहां पे, तो उसके अंदर एक छोटा सा बलून का पॉकेट बन जाए ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सब ब्ल्यूरल ब्लेब या बुला। ब्लेब मतलब एक छोटा पॉकेट बन जाना। ये क्यों बना है? वीकनेस, स्ट्रेचिंग की वजह से। अब इसका क्या मसला है भाई? जाहिर सी बात है, ये उतनी सी जगह में से ऐसे बलून की तरह बन गया है, तो इट विल बी मोर प्रोन टू रप्चर। तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में यही होता है, एक टॉल यंग लड़का होता है, अचानक से उसको क्या हो गया, सब प्लूरल ब्लेब का रप्चर। बने तो पहले ही होते हैं, पहले एसिम्प्टोमेटिक होता है, कभी भी बैठे बैठे कहीं भी उसके क्या हो सकते हैं, वो रप्चर हो सकते हैं, एंड दैट कॉजेज व्हाट, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। लेकिन ये इतना ज्यादा एयर सिवियर नहीं होती कि वो क्या करे, ट्रेकियल डेविएशन कराए या इतने सारे मसले कराए। समझ में आ गई बात? और ये ईआर में आता है विथ लेस सिवियर फीचर। द अदर कॉज वी हैव इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ये क्या है भाई? दिस इज द बेसिकली मोर सिवियर फॉर्म ऑफ द न्यूमोथोरेक्स, जिसके अंदर चेस्ट केविटी में एयर आ तो जा रही होती है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही होती, और वो कंटिन्यूअसली इतना प्रेशर करती है कि मिसाल के तौर पे राइट साइडेड है, तो वो पूरे मीडिया स्टेनम को क्या धकेलती है, तो वर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब सपोज करें ये हार्ट है, इसमें क्या है, ये वेना केवार्टेज है, जब ये क्या करेगी, ऐसे जोर देगी, तो आपको पता है वीन को क्या होगा, ऐसे कंप्रेस हो जाएगी। सोचो, वीना केवा कंप्रेस हो गई तो क्या होगा, ब्लड जाना ही छोड़ देगा हार्ट के अंदर, और अचानक से पेशेंट किस में चला जाता है, बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन और शॉक के अंदर। और इसको हमें ये रैपिड इमरजेंसी होती है, विद इन मिनट्स हमें ट्रीट करना होता है, वरना डेथ करा सकता है ड्यू टू शॉक। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है मदर? सारे न्यूमोथोरिक्स का, टेंशन में स्पेसिफिकली ज्यादा जल्दी क्या होता है ट्रीटमेंट? कोई बताएगा मुझे इसका ट्रीटमेंट? दैट इज निडल डीकम्प्रेशन। पहले ईआर में हम क्या, जब भी जब भी सवाल आए ना, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इन ईआर मैनेजमेंट, क्विक मैनेजमेंट, तो आप क्या लिखोगे, नीडल डीकम्प्रेशन। हम बेसिकली एक निडल डालते हैं इन द प्लूरा, जो कि क्या करती है, ऐसे टायर से हवा की तरह वो एयर बाहर निकाल देती है। बाद में हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, परमानेंट हल वो है। लेकिन ईआर में वो पेशेंट मर रहा है, आप ढूंढ रहे हो चेस्ट ट्यूब और ये हो और वो हो, तो आप पहले क्या करोगे, निडल डीकम्प्रेशन। और किस में? टेंशन न्यूमोथोरेक्स में। कॉजेज क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल इंजरी, गन शॉट है भाई, कोई फॉरेन बॉडी लगी है भाई, इसके अलावा और इसका काज क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं। और कौन से हैं भाई? इसके अलावा दो कॉजेज हैं, एक इज नोन एज ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स। कब होता है? ट्रॉमा की वजह से, गन शॉट है, चाकू छुरी लगा कोई कोई इसके अलावा और क्या हो सकता है, आइट्रोजेनिक कॉजेस भी हो सकते हैं, यानी वो जो सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट याद है हम डालते थे, वो गलती से प्लूरा को लगा दी, तो क्या होगा, वहां पे एयर जाना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा क्या, जो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं ना, गलती से हमने थोड़ा भी प्रेशर बढ़ा दिया, तो एल्वेलाई के रप्चर होने का खतरा होता है। ये सारे क्या है, आपकी बुक ने थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स के कॉजेज है। सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स का क्या मतलब है, कि पेशेंट को ऑलरेडी कोई बीमारी है, कोई इम्फाइसीमा है, कोई मार्फिन सिंड्रोम है, उसकी लंग्स ऑलरेडी कोई वीक है, उसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स हो रहा है। सही है। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कौन में? यंग, टाल, सब प्लूरल ब्लेब वाले स्टूडेंट्स में। समझ आ गई? स्टूडेंट्स में मैं बोल रहा हूँ, पेशेंट्स में। सही है भाई।
समझ आ गई? अगर ये इतना सिवियर हो तो वो क्या कराएगा? टेंशन न्यूमोथोरेक्स, एंड दैट इज ऑल अबाउट आपके टेंशन न्यूमोथोरेक्स के। अभी मैं सिर्फ 5 मिनट का नहीं 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद हम एक्सरेज करेंगे। आप लोग रीड दे दें, जो टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं। दैट वाज अबाउट चेस्ट एक्सरेज। अब देखें, चेस्ट एक्सरे करने से पहले अगर मैं दोबारा न्यूमोथोरेक्स की बात करूं तो क्या हुआ? न्यूमो अब बस मजाक नहीं करो। न्यूमोथोरिक्स के अंदर क्या हो रहा होता है रिजवान? न्यूमोथोरिक्स के अंदर क्या हो रहा होता है? टेक्टाइल फर्मेटस या वोकल फर्मेटस कम होगा या ज्यादा होगा? वोकल फर्मेटस इन न्यूमोथोरिक्स। कोई जूम में से मुझे बताए, न्यूमोथोरिक्स के अंदर वोकल फ्रेमेटस कम होगा या ज्यादा होगा? एयर जमा हो रही है ना, तो वोकल फ्रेमेटस क्या होगा? एयर के होने की वजह से वॉइस की वाइब्रेशन ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो कम होगा। परकशन नोट्स, नजमा नहीं, कम होगा। और परकशन नोट्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, हाइपर रेजोनेंट होंगे। वोकल फ्रेमेटस क्यों कम हो रहा है? द रीजन बिहाइंड, एयर जमा हो गई है ना, तो एयर क्या करेगी? एयर क्या करेगी? उसको वाइब्रेशन को कम ट्रांसफर कराएगी। बढ़ता कब था वोकल फ्रेमेटस? जब नमूनिया होती थी, टिश्यू आ जाता था, फ्लूइड आ जाता था। ठीक है भाई। और दूसरा, मैंने एक और चीज, ट्रेकियल डेविएशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होगी? अपोजिट साइड होगी। ये तो आपको पता है। ब्रेथ साउंड सब में कम होंगे। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरे।